नमस्कार। आज हम सबसे बढ़िया वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसका रीज़न भी बहुत कुछ खास है। आज फर्स्ट टाइम मैं लाइव कुछ एमबीए फार्मा एमबीए स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करने वाला हूँ। ये वही स्टूडेंट है जो अभी एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में स्टडी कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में कारपोरेट का हिस्सा बनने वाले हैं। हर चीज़ के बारे में, हर पहलू के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे ये अपना होल डे स्पेंड करते हैं कॉलेज लाइफ में, क्या एक्चुअली सिलेबस होता है फार्मा एमबीए में, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या प्लेसमेंट्स है। ये दोनों भी नाइपर अहमदाबाद के स्टूडेंट्स हैं और इनके साथ आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं वैभव सांगरे और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन प्रेस करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी अपना फ्यूचर चूज करने में कोई गलती ना करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने दोनों गेस्ट से तुमको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो सबसे पहले मेरे साथ है निपुण अरोड़ा, मेरे दोस्त है जो कि भटिंडा पंजाब से और अभी नाइपर अहमदाबाद में फार्मा एमबीए का सेकंड ईयर में एजुकेशन ले रहे हैं। तो निपुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद वैभव जी। मैं अपने सभी श्रोतागणों को और सभी ऑडियंस को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे दूसरे गेस्ट है मिस साक्षी मंत्री, वो भी यहाँ से ही है, गुजरात से, और वो भी अभी नाइपर अहमदाबाद में फार्मा एमबीए सेकंड ईयर का एजुकेशन ले रही है। सो वेलकम साक्षी। थैंक यू वैभव। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और ये लोग उसका आंसर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं खुद भी फार्मा एमबीए कर रहा हूँ, तो ये इंटरव्यू कम लेकिन एक डिस्कशन टाइप ऑफ सेशन होगा। तो मैं इंटरेक्ट करूंगा इनके साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि आप दोनों को भी पता ही है कि अभी जीपैट और नाइपर एकदम 2 महीने के आसपास आ चुकी है और दोनों भी एग्जाम ऐसा चांस है कि जून महीने में होगा। तो मैं अगर निपुण आपसे पूछूंगा कि कौन सी 2 टिप्स है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे। अभी लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी है, दोनों भी एग्जाम है, स्टूडेंट पे बहुत प्रेशर है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा इस साल। तो 2 टिप्स क्या देना चाहोगे लास्ट मोमेंट पे? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चीज़ों को बारी बारी एक बार देखते रहें ताकि वो अच्छे से याद हो सकें या हमारे मेमोरी में आ सके सबकॉन्शियसली। फर्स्ट, रिवीजन करते रहें। सेकंड, जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं और जो कोर कंसेप्ट्स हैं, जो मेन कंसेप्ट्स हैं, जेनरिक कंसेप्ट्स हैं, उन पे फोकस करें और फिर एडवांस लेवल की तरफ बढ़ें। तो पहले कोर, उसके बाद एडवांस। बस मैं यही बताना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को। ओके, थैंक यू। साक्षी, तेरे लिए क्वेश्चन ये है कि अभी जीपैट और नाइपर का एग्जाम लगभग आसपास ही होगा, तो दोनों एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है? मतलब अभी स्टूडेंट्स के लिए सेम टाइम है, तो कैसे अपने डे को डिवाइड करें ताकि दोनों एग्जाम को टाइम दे सके? जीपैट और नाइपर के सिलेबस में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, और अगर बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अपना बेसिक्स क्लियर कर रखा होगा तो उनको नाइपर और जीपैट क्लियर करने में कोई इशू नहीं आएगा। बट बहुत ही बेसिक मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। लाइक स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम वो प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो थक जाते हैं। और क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई है जीपैट की, तो काफ़ी बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया होगा। तो वो एक चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहो, और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे सर ने कहा, निपुण सर ने, कि वो मेजर सब्जेक्ट्स बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। दोनों एग्जाम्स को अलग अलग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अभी लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि अब कब एग्जाम होगा, क्या टाइमिंग्स होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है ताकि आने वाला रिजल्ट आपके हित में आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों भी जीपैट ऑल इंडिया रैंक 300 के अंदर है, इसलिए जो भी बातें डिस्कशन में हो रही है आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि ये दोनों भी फार्मा एमबीए स्टूडेंट्स हैं, तो साक्षी के लिए मेरा क्वेश्चन है कि एज अ फार्मा एमबीए स्टूडेंट जो भी आपका होल डे होता है शेड्यूल कॉलेज में, क्या होता है? मतलब कैसे एमएस से अलग आपका डे जाता है और क्या क्या चीज़ें आप करते हो मॉर्निंग 10 AM जब आप कॉलेज में आते हो तब से 6 तक? मतलब क्या चीज़ें करते हो आप कॉलेज में? जब हम लोग बाकी एम फार्म या एमएस से कंपेयर करते हैं खुद को, तो हम फार्मा के डायनामिक्स को स्टडी करते हैं, कैसे फार्मा इंडस्ट्री वर्क करती है, उसका रेगुलेशन क्या है, उसका इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे होता है, सेल्स कैसे होता है। हम लोगों को यहाँ पे 360 डिग्री ट्रेनिंग मिलती है, लाइक एक कोर स्पेशलाइजेशन में नहीं, पर फार्मा स्पेशलाइजेशन में। तो वो एक डिफरेंस मेन है कि हमें फार्मा के डायनेमिक्स, ट्रेंड्स, फंक्शनलिटीज़, क्या चेंज हो रहा है, क्यों ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है, वो सब पढ़ाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो हमारे को हम डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा पूरा दिन रहता है, वही सब्जेक्ट्स है और वही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। ओके, मतलब बेसिकली एमबीए में ऐसा रहता है कि आपको जो भी हो क्लास में ही करना होता है और आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट ऐप बेस होता है, जो कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है। तो जिस तरह से एमएस वालों को लैब में वर्क होता है वैसा कोई भी वर्क इसमें नहीं होता है। सो निपुण के लिए मेरा क्वेश्चन है कि कौन से वो सब्जेक्ट से जो फार्मा एमबीए को डिज़ाइन करते हैं, मतलब मेन मेन सब्जेक्ट जो आप 2 साल में पढ़े हो,
जो इम्पोर्टेंट हो और जो भी स्टूडेंट्स अभी फ्यूचर में एडमिशन लेंगे उनके लिए उसके बारे में कुछ तो पता होना ज़रूरी है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है? जी बिल्कुल, हम एमबीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं सबसे पहले फार्मा सेक्टर मैनेजमेंट, फार्मा बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन सी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने मॉडिफाई करती हैं या अफेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर आता है फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग जो अपना मेन सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक आता है। फिर उसके बाद हम ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बीआरएम, बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी, डीएसए, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, एमआईएस, मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये सब्जेक्ट्स हम फर्स्ट ईयर के दौरान पढ़ते हैं। अब जब जैसे ही हम थर्ड सेकंड ईयर में आते हैं, तो मतलब थर्ड सेमेस्टर में, तो हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इंटरनेशनल वर्ल्ड में कैसे हो रहा है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ टू एंटर फॉरेन मार्केट, वो सब एक्सेप्ट। और फिर उसके बाद हम फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कंपनीज कैसे स्ट्रेटजीज बनाती हैं, कैसे वो अलग अलग मार्केटिंग मॉडल्स को अप्लाई करते हैं और वो सब। और फिर फोर्थ सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है, तो कंपनीज प्रोडक्ट्स कैसे डिज़ाइन करती हैं, और वो सारे एस्पेक्ट्स लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ओके, वेरी नाइस निपुण। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक टेंशन होता है कि हम फार्मा एमबीए तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम कौन से डोमेन में जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि फार्मेसी प्रोफेशन में रिसर्च होता है सिर्फ। तो मैं साक्षी से मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से डोमेन है जिसमें हम इसके बाद जा सकते हैं, और उस डोमेन में एक्चुअली क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं, जैसे फर्स्ट अगर हम लोग जाते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग की जो फार्म इट एमआर का रोल नहीं होता है, बिकॉज हम लोग पीजी का जॉब कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो हम लोग एरिया बिजनेस मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर के टाइटल से जाने जाते हैं। तो दैट वो होता है कि डॉक्टर्स के कैसे सेल जनरेट करते हैं, ब्रांड प्लान बनाया जाता है, तो वो एमआर का रोल नहीं होता है। उसके अलावा मार्केटिंग रहता है, बिजनेस डेवलपमेंट रहता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग रहेगा। उसके अलावा कंसल्टिंग जॉब्स रहती है, रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट। तो ये सब जो टाइप के जॉब्स है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और बच्चे अक्सर अपने, जैसे अगर किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट हो तो वो बिजनेस डेवलपमेंट चूज़ करेंगे, किसी को डेटा के साथ खेलना पसंद हो तो डेटा एनालिसिस चूज़ करेंगे, किसी को कम्युनिकेशन बहुत सारा पसंद हो तो वो मार्केटिंग या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाला साइड लेंगे। उस हिसाब से बच्चे अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते गए 2 साल के अंदर, और बहुत सारे डाइवर्स रोल्स के अंदर अपने आप को प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि डेटा एनालिटिक्स या कंसल्टिंग, तो कौन कौन से वो कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशंस अगर सच कहूँ तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन जो बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है वो एक्सेल है, और वो बच्चों को वो आना ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सब कुछ सिखा दिया जाएगा, लेकिन एक होता है कि सिर्फ डेटा एनालिटिक्स वाली फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड के अंदर एक एक्सेल ऐसा टूल है जो यूजफुल होने ही वाला है। उसके अलावा एसपीएसएस, एमओएस, पावर बीआई, टेबल यू, पाइथन, ये सब और एक्स्ट्रा कोर्सेज है जो आप कर सकते हो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए, बट एक बेसिक कोर्स तो एक्सेल वाला आना ही चाहिए। तो मतलब बेसिक चीज़ है कि हर किसी को एक्सेल तो एटलीस्ट आना ही चाहिए अगर आप फार्मा एमबीए में सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में। तो निपुण, अब ये तो बातें हो रही कि करिकुलम में क्या होता है, लेकिन मैं एक बेसिक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अब ये नाइपर है, आप एमएस के भी स्टूडेंट से एमबीए के भी स्टूडेंट है, तो हमारा जो लाइफ होता है होल डे का, तो ऐसी क्या चीज़ें, मतलब इंजॉयमेंट लो आप या फिर बाकी लर्निंग का भी लो, करिकुलम का भी लो, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस, मतलब आपको आज ऐसा लग रहा है कि मैंने एमबीए लिया तो उन लोगों से मैं, मतलब आपके डिसीजन पे आपको गर्व है, ऐसी क्या चीज़ें लगती है आपको जो होल डे में आप करते हो? तो मेरे को जो लगता है कि हम उनसे डिफरेंशिएट करते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे वो लैब्स में ज़्यादा होते हैं तो वो रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, और उल्टा हम बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। तो प्रैक्टिकलिटी में, हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मेरे को जो लगता है कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं इंसानों से डील करने में या सॉफ्टवेयर से डील करने में, बीइंग दैट। सेकंड बीइंग कि हम वी हैव अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम आवर peers also, like different students, they have different intellect, and so they uh, while doing their presentations or while other group activities, we can learn from our colleagues or our friends. So I think there are main differences, like they are more focused on research and lab work. They are more confined to the laptops and lab, whereas we are more confined to our practical world, or to with our friends, with softwares, and also with other individuals organizing events in the college, be it cultural fests or be it other activities. So we are more active in that fields, be it the sports week and other things. ओके,
सो जैसे कि निपुण ने बोला, एक वर्ड बोला उसने कि प्रेजेंटेशन, तो एमबीए में प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन, जैसे कि साक्षी ने बोला एक्सेल, उसके साथ साथ ही कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन एक बहुत बेसिक नीड है। अगर आपको इसमें सर्वाइव करना है तो आपका कम्युनिकेशन तो अच्छा होना ही चाहिए, और उसमें भी अगर आप इंडिया में बात करें तो इंग्लिश को अभी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो उसके आगे का मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बोला साक्षी ने कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, तो एमएस का प्रोजेक्ट तो हम समझ सकते हैं कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब किस टाइप का प्रोजेक्ट करते हो? आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है और किस चीज़ों को आप फोकस करते हो उसमें? जैसे तुमने पहले मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि कौन से सॉफ्टवेयर हम सीखते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू ही सीखते हैं। जैसे कि हम कंज्यूमर स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट ले लो, बॉर्नवीटा। तो आप बॉर्नवीटा क्यों लेते हो, किस प्राइस पे लेते हो, क्या मतलब बॉर्नवीटा का जो टारगेट मार्केट है वो हम क्वेश्चनर के थ्रू सबसे लेंगे, उनका ओपिनियन बॉर्नवीटा के ऊपर, और फिर हम लोग हमारे SPSS, एमओस, स्मार्ट PLS, एक्सेल, इनकी मदद से एनालिसिस करेंगे। और उसके अलावा अगर एडवांस प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो फोरकास्टिंग के प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पेटेंट ग्रांटेड है फोरकास्टिंग के ऊपर ही, हम लोग खुद फोरकास्टिंग डिसीज प्रिवलेंस 2030 तक फोरकास्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो एबिलिटी है वो हमें मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस ये सब में एक्सेल करवाती है। ओके, मतलब बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए तो किसी भी एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट लेना है, लोगों का उस पर ओपिनियन लेना है, जिसको आप प्राइमरी मार्केट रिसर्च बोलते हो, कि हम डायरेक्ट पॉपुलेशन से उनका क्वेश्चनर बना के डायरेक्ट लोगों से उनका ओपिनियन लेते हैं, और एक सेकेंडरी रिसर्च होता है जो ऑलरेडी पब्लिकेशन से उसके बेसिस पे हम बनाते हैं। राइट राइट, तो उससे हम डेटा बनाते हैं, राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्ट। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 90% लोग इसलिए एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो एक जस्ट ब्रीफ आइडिया दीजिए मुझे कि अभी क्या प्लेसमेंट चल रहा है तीनों नाइपर्स का, जो भी तीनों नाइपर्स के बारे में हम बात करें, मोहाली, हैदराबाद और अहमदाबाद का, और क्या लगता है कि फ्यूचर में ये इंक्रीज होगा पैकेज या फिर इतना ही रहेगा, और क्या मतलब क्या आपका इस पे ओपिनियन क्या है? तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर बात करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों नाइपर्स में MBA कोर्स की 100% प्लेसमेंट गारंटीड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू नाइपर अहमदाबाद, तो अगर नाइपर अहमदाबाद की बात करें तो 7 lakhs पर एनम एवरेज पैकेज है MBA का, और वही अगर नाइपर हैदराबाद की बात करें तो 8 to 9 lakhs, और अगर नाइपर मोहाली की बात करें तो 9 to 10 lakhs उनका एवरेज पैकेज है MBA का। तो this thing is guarantee कि MBA will offer more package as compared to MS courses. But this is not a general rule. It also depends upon the student's ability and capability. So this is all about MBA packages, and yeah, so this is ओके राइट, थैंक यू। एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन केस ऑफ पैकेज, मतलब क्यों ये पैकेज में डिफरेंशिएशन होता है? अब हमने ये भी सुना है कि नाइपर मोहाली में 29 लाख का भी पैकेज मिला है एक स्टूडेंट्स को, तो क्या लगता है ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है पैकेज में? जो R&D वाले साइड होते हैं या F&D वाले साइड होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, पर जो बिजनेस जनरेट होता है वो प्रोडक्ट बेचने से जनरेट होगा, या फिर डेटा इज़ द न्यू करेंसी। तो जो आप 29 lakhs 28 lakhs का जो पैकेज आया है बच्चों का, वो इसलिए आया है क्योंकि वो डेटा से इंसाइट्स जनरेट, डेटा से इंफॉर्मेशन, डेटा से नॉलेज गैदर करने में काम करेंगे। तो लोगों को अगर फॉर एग्जांपल सन फार्मा को एक पर्टिकुलर ड्रग बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए, उसका अगर एडवाइस लेना है, अगर वो किसी कंसल्टेंसी फर्म को अपॉइंट करती है तो कंसल्टेंसी फर्म उसको एक ऐसी चीज़ बताएगी एनालाइज करके जिससे सन फार्मा की सेल्स होगी। वहीं जो दूसरे डोमेन है मार्केटिंग, सेल्स, वो सब लोग आज जो सेल्स डोमेन है वही अर्न करवा रहा है सन फार्मा वगैरह सारी कंपनीज को। तो जो डोमेन उनको बिजनेस जनरेट कराएगा उसको ही ज़्यादा पैकेज भी मिलेगा, बिकॉज उनको 24/7 बिजनेस मिल रहा है उससे। तो वही एक चीज़ है जिसकी वजह से फार्मा MBA वाले बच्चों को ज़्यादा पैकेज ऑफर किया जाता है और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके, मतलब जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी में बनता है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से फाइनल कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट जाता है वो सारी प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो मैनेजमेंट वाले होते हैं, और वही लोग फार्मा MBA वाले अभी फार्मा कंपनीज में अच्छा काम कर रहे हैं। इसका ये बेसिक आइडिया इसी तरह से। एक लास्ट क्वेश्चन है दोनों के लिए भी, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निपुण, अगर आपको चांस मिला कि एक और बार MS करना है, मास्टर्स करना है, तो क्या चूज़ करोगे, MS या MBA? जी बिल्कुल, अगर मुझे दोबारा से चांस दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं 100% MBA दोबारा से चूज़ करूँगा, क्योंकि MBA इज़ इमर्जिंग एंड ग्रोइंग फील्ड, और मुझे लगता है कि ये फील्ड मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे सेटिस्फैक्शन भी दे सकती है। ओके, आपको भी अगर चांस मिला कि एक बार और करना है तो MS करोगे या MBA करोगे?
MBA 100% MBA बिकॉज उसका क्रेज़ है, उसका अलग एक मतलब एक राइट डिसीजन लिया है लाइफ में MBA करके। एक थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट मिला है फार्मा इंडस्ट्री का, और इंटरेस्ट भी है काफ़ी। और बहुत ही सिंपल बात है कि मोनोटोनस वर्क नहीं है, मतलब रोज़ एक ही एक काम नहीं करना, आपको रोज़ न्यू चैलेंजेस मिलेंगे, तो इंसान बोर नहीं होता है वो एक काम करके। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि एक फार्मा MBA चूज़ करा, तो ऑब्वियसली सेकंड टाइम भी MBA ही। तो चलिए, मैं भी फार्मा MBA स्टूडेंट और मेरे को भी चांस मिला तो मैं भी MBA ही करूँगा। तो ये बात आपके लिए मतलब सोचने वाली बात है कि हम तीनों भी अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमें अब अगर कभी चांस मिला तो हम ज़रूर अपने ही प्रोफेशन में पढ़ना चाहेंगे। फ़र्क यही होता है कि MBA में तुमको हर दिन नए नए चैलेंजेस होंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जिस पे आप काम करोगे और कुछ अलग करने का आपको मौका मिलेगा। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ भी आप सीख सकते हो, और इसमें जैसे कि निपुण ने बोला कि हम बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी देते हैं, अलग अलग बिजनेस मॉडल पे भी स्टडी करते हैं। तो यही था आज के पूरे वीडियो के लिए। मुझे लगता है कि आपको जो बेसिक आइडिया जाननी थी कि क्या होता है एक्चुअली फार्मा MBA में, वो तो इन दोनों ने हर चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पावरफुल मिला हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन होता कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इस वीडियो को शेयर इसलिए करें क्योंकि अभी जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट या थर्ड ईयर में स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं फार्मा MBA करना है, तो उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होता है इस कोर्स में और कैसे इस कोर्स का पूरा करिकुलम होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साक्षी, थैंक यू निपुण, थैंक यू सो मच।